अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आजकल का सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका करना क्या चाह रहा है। अब अमेरिका अमेरिका वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ईरान के साथ जो उसका मसला चल रहा है वो सबसे सीरियस नौयत का है। क्या अमेरिका ईरान पे हमला करने जा रहा है? जो वो बहरी बेड़े अपने भेज रहा है, उसका मकसद शायद हमला करना है, ईरान को डराना है, क्या चीज है ये जानेंगे। फिर साथ साथ ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं कि इज़राइल तैयारी कर रहा है। इज़राइल तैयारी कर रहा है ईरान पे अटैक करने की, वो भी आपको बताएँगे कि इस खबर में किस हद तक सदाकत है। ईरान क्या करके आगे से बैठा हुआ है, उनकी तरफ से भी बहुत कुछ आ चुका है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, तो वो ये क्या है, ये भी आपको बताएँगे। सिचुएशन किस साइड पे जा रही है, ये टे डिटेल से जानिएगा। पाकिस्तान में इसका क्या किरदार है, बहुत अहम किरदार है, बहरहाल आपको ये बता देते हैं। वो भी क्या हो सकता है, ये भी बताएँगे आपको। और उसके अलावा हम आपको ये भी बताएँगे कि ईरान में नुकसान कितना हुआ, वहाँ पे क्या कुछ किया गया। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, वो आपको शायद हिला के रख देगी कि अब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। वो दुश्मन कौन-सा है, ये भी बताएँगे। साथ आपको ये भी बताएँगे कि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कैसे आया। ये जो बड़े मुल्क या तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, इनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, वो सालों तक होती हैं और उनका एक सदर उसे लेके नहीं चलता, उनके आगे वाले सारे सदूर उस फ़ॉरेन पॉलिसी को नहीं छेड़ते। अब ट्रम्प साहब देखते हैं कि ये पॉलिसी इन्होंने बनाई भी खुद है, इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लेके आ गए हैं। ये पॉलिसी शिफ्ट क्या है और उसके दुनिया पे क्या असरात होंगे, ये भी जानिएगा। तो ये दो हमारे मेन टॉपिक्स हैं। जावेद चौधरी साहब पनामा में हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पे बहुत सारी लीक्स आ रही हैं जो उनके पास हैं और वो यहाँ वापस आके बताएंगे। वो कहते हैं मैं तुम्हें ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा चले ठीक है जी, हम मान लेते हैं आपकी बात को। तो चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं सर। लीक्स कहाँ होंगी यार यहाँ पे। मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए आया हूँ। क्या ये वैसे पनामा ना है। पनामा पेपर्स इतना बदनाम है पूरी दुनिया में। जब भी पनामा का नाम आता है ना, साथ ही पनामा पेपर्स निकल आते हैं या पनामा लीक्स निकल आती। बल्कि यहाँ पे जो हमारा गाइड है वो भी बता रहा था कि जी आप डेफिनेटली आप जब पनामा आ रहे होंगे तो आपने भी सोचा होगा कि वहां पे कोई पेपर लेने जा रहे हैं हम। तो इस टाइप का ये बदनाम हो गया, लेकिन मुल्क बड़ा दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प मुल्क है। अब ये देखो कनेक्ट कर रहा है ये साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ। यानी ये बेसिकली 3 अमेरिका है ना, एक साउथ अमेरिका है, फिर एक नॉर्थ अमेरिका और दरमियान में सेंट्रल अमेरिका है। तो ये सेंट्रल अमेरिका का मुल्क है, ये दोनों हिस्सों को जोड़ता है। और अगर इसको काटते हैं आप तो फिर साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाएगा। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी 5-6 मुल्क हैं। अगर आप नक्शा देखोगे तो बिल्कुल ब्रिज नज़र आता है ये। तो एक हम्म। पट्टी है, जो ब्रिज है, जो मेक्सिको से स्टार्ट होती है, फिर पनामा पे आके खत्म होती है। और यहाँ से फिर आगे जो कोलंबिया स्टार्ट हो जाता है, वेनेजुएला स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो पूरा लैटिन अमेरिका जो है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं। बहरहाल बड़ी आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे साथ शफ़क़त करते रहते हो। तो बहरहाल अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली ना, जब भी फ़ौज होती है, उसको मूव करना सबसे मुश्किल होता है। फ़ौजों को जैसे जहाज़ है ना, जहाज़ को जब आप चलाना होता है आपने, तो जब आप उड़ाने लगते हैं तो सबसे सेंसिटिव जो उसकी जो उसका ड्यूरेशन होती है या उसका सारा काम होता है, वो उसका उड़ना होता है। इसलिए अगर 4 उसके इंजन हैं तो 4 के 4 इस्तेमाल होते हैं, 3 इंजन हैं तो 3 इस्तेमाल होते हैं, 2 होते हैं तो 2 इस्तेमाल होते हैं। पूरी फ़ोर्स लगाता है और सबसे ज़्यादा फ्यूल जो है, उसका उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब उसने टेक ऑफ करना हो। इसी तरह लैंडिंग है, जब लैंडिंग करनी होती है जहाज़ ने, तो उस वक़्त पे उसके सारे इंजन खुलते हैं, सारे सिस्टम उसके चलते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल उसका खर्च होता है। इसलिए दुनिया के अंदर जितने जहाज़ तबाह होते हैं, तो वो या तो टेक ऑफ के दरमियान होते हैं या फिर लैंडिंग के दरमियान होते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट जहाज़ों के जो हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान होते हैं। सेम इसी तरह जो फ़ौजें होती हैं, उनकी ज़िंदगी में या उनका कोई भी जंग का जो सिलसिला होता है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो जब उन्होंने मूव करना होता है, महाज़ की तरफ जाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि सोल्जर से कहा कि पाओ जूतियाँ ते नस पवो तुसी। ऐसा नहीं है, उसका पूरा एक सिस्टम है। पीछे से आपने सप्लाई चेन क्रिएट करनी है, आपने बारूद उनको पहुँचाना है, आपने उनको खुराक पहुँचानी है। इसके अलावा फिर आपने वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना है। तो ब जिसको रसद कहते हैं ना जी, स सप्लाई चेन कहते हैं, वो आपने क्रिएट करनी होती है। दूसरा ये है कि कुछ लोग छुट्टियों पे होंगे, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं होगा, फिर मुख्तलिफ चीज़ें जंग के दरमियान इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर नेवी है, फिर एयर फ़ोर्स है, फिर उसके अंदर बड़ी फ़ौज होती है। इन सबको सिंक्रोनाइज़ करना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। और इस पे अगर बड़े मुल्क इस तरह मूव करते हैं, तो उनके खरबों रुपए लगते हैं, यानी अरबों डॉलर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठे और चल पड़े। और जब वहाँ से दूसरा निकलना होता है, तो निकलना जो है ना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक मरहला होता है। जिस तरह के
अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलने में 5 साल लग गए थे और आखिर में भी इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ कि आज तक उस मेस को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको समेटा नहीं जा पा रहा। तो अब ईरान के ऊपर अगर अमेरिका ने हमला ना करना होता, तो फिर उसको बैरी बेड़ा या इतनी बड़ा जो सिस्टम है, उसको लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर बैरी बेड़ा वहाँ से चल पड़ा है और वहाँ पे उसने बाकी अपने इत्तेहादियों को शामिल कर लिया है, नेटो को भी वो एक्टिव कर रहा है, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर अरबों डॉलर लगे हैं। तो जब अरबों डॉलर एक सुपर पावर लगा रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि उसने अटैक करना ही करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कहा कि चलो जी अमेरिका से कि जी ये फ्लोरिडा से या मियामी से या न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन से बैरी बेड़ा चले जी, या जो अमेरिका की और स्टेट्स हैं, उनके अंदर जहाँ पे नेवी है, जहाँ पे उनकी एयर फोर्स है, जहाँ पे उनकी बड़ी फौज है, उन सबको कहा जी आप रवाना हो और साथ उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उन सबको कहा जी कि आधे सैटेलाइट्स जो हैं, वो मशरिक़-ए-वुस्ता में शिफ्ट हो जाएँ और एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करें। फिर बरतानिया को कहा जी आप अपने जहाज़ भेज दें। फिर नेटो से के बाकी जो एलाइज़ हैं, उन सब से कहा जी कि जिसके पास जो कुछ है वो रवाना करे। तो इतना बड़ा सिस्टम अगर उसने मूव किया है, तो उसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। क्योंकि आसान काम नहीं है। अगर सिर्फ धमकी देनी होती तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ काफ़ी हैं। वो धमकी दे देता और कि ईरान पास आए, मैं टाँगें तोड़ दूँगा, मैं सर काट दूँगा, मैं बड़े छित्र मारूँगा। तो धमकियों से आगे बल्कि उसने फिर मूवमेंट शुरू कर दी है। तो जब मूवमेंट है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ होने लगा है। अब यहाँ पे एक बड़ा ठीक है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका बराह रास्त हमला करेगा। अमेरिका बैक करेगा, उसको सप्लाई चेन देगा और ये सप्लाई चेन देगा इसराइल को। तो हमला जो मुझे लगता है कि इसराइल ही करेगा और अब तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई बुरी खबर अब तक आ चुकी हो। तो इसराइल ठीक की है। तरफ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बल्कि इस्राएली यहूदी जो होते हैं ना, ये बड़े तेज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी जगह पे इनको खतरा होता है, तो परिंदों की तरह वहाँ से उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो नकल-मकानी हो रही है या जो मूवमेंट चल रही है, वो इसराइल से चल रही है। तो जितने उनके बिज़नेसमैन हैं, जितने उनके एक्टर हैं, जितने उनके प्रोफ़ेसर्स हैं, तो वो वहाँ से धड़ाधड़ निकलते चले जा रहे हैं। कोई यूरोप की तरफ हुँ। रवाना हो रहा है, कोई अर्जेंटीना जा रहा है, कोई चिली जा रहा है, कोई साउथ अमेरिका के दूसरे मुल्क जो हैं, उस तरफ जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। तो वहाँ से ये निकल रहे हैं। तो जब ये इतने ठीक है। ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है और उसकी भिनक पड़ गई है पब्लिक को और उसके बाद पब्लिक ने वहाँ से फरार होना शुरू कर दिया क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि ईरान ने जब रिटेलिएट करेगा ईरान, तो हमें बहुत नुकसान होगा। और दूसरी जो हुँ। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका ज़िक्र करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो यूरोपियन एयरलाइन्स हैं, वो बार-बार नोटम जारी कर रही हैं, बार-बार जो है वो अपनी फ्लाइट्स कैंसल कर रही हैं, बार-बार वो अपने पैसेंजर्स को कह रहे हैं कि जी आप वहाँ पे उस साइड पे ना जाएँ। तो ये भी बड़ा एक अलार्मिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी जो है इसराइल की तरफ से पूरी है और इसराइल इसे लीड करेगा और अमेरिका जो है उसको पीछे से सपोर्ट देगा ताकि कोई और मुल्क इसको रोक ना सके। मसलन तुर्किया जो है वो रेज़िस्ट ना कर सके या पाकिस्तान रेज़िस्ट ना करे या सऊदीज़ रेज़िस्ट ना करें या कतरीज़ रेज़िस्ट ना करें। क्योंकि जो ही किसी और मुल्क ने इसराइल को रोकने की कोशिश की तो अमेरिकन्स फिर फ्रंट पे आ जाएँगे, फिर हुँ। सामने आ जाएँगे, फिर कहेंगे खबरदार ठीक है। किसी ने अगर यहाँ पे हरकत करने की कोशिश की। मुझे लगता है ये हुँ, उस हुँ, तरफ हुँ। जा रहा है। तो ईरान के अंदर ये कुछ ना कुछ करके रहेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये बाज़ आएँगे और ईरानी जो हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी फुल की हुई है इस वक़्त। उन्होंने अपने मिसाइल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और उनके पास मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ जो वॉर मशीनरी है उसके अंदर सिर्फ़ मिसाइल के अंदर की है। अब अगर अचानक वो एक न्यूक्लियर भी डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को, कोई धमाका करके साबित कर देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, तो फिर ये मामला चेंज हो जाएगा। फिर ये सिनेरियो हुँ। बदल जाएगा जिसका मुझे इम्कान है। जब मुझे बार-बार ये फ़ील होता है कि वाक़ई उस लेवल तक पहुँचे हुए हैं और ये किसी वक़्त भी अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर ईरान ने ये कर दिया तो हुँ। फिर चीज़ें बदल जाएँगी। लेकिन ये वहाँ पे कुछ ना कुछ हो के रहेगा क्योंकि उस तरफ बड़ी तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, जो मैं आपको ईरान की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, इनके मुताबिक ये जो मुज़ाहरे हुए हैं पिछले दिनों, वो कहते हैं राइट्स थे, ये मुज़ाहरे नहीं थे। क्योंकि इसमें जो टोटल लोगों की जो वहाँ जो मारे गए हैं ना, 3117 लोग हैं, जिसमें सिविलियन और सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं, वो 2427 हैं। और हुँ, टोटल जो वो कहते हैं कि टेररिस्ट जो मारे गए हैं, वहाँ पे वो 690 हैं। फिर जो वो नुकसान बता रहे हैं, 300 एम्बुलेंस और बसेस जला दी गई हैं, 24 फ्यूल स्टेशंस हैं, 700 लोकल शॉप्स हैं, 300 प्राइवेट रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, मतलब घर हैं, 750 बैंक्स हैं, 414 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, 749 पुलिस स्टेशंस हैं, 120 जो है वो बासजी सेंटर्स हैं
और 200 स्कूल्स हैं, 350 मस्जिदें हैं, 15 लाइब्रेरीज हैं, आर्मेनियन चर्चेज हैं, 253 बस स्टॉप्स हैं, 600 एटीएम्स हैं और 800 प्राइवेट व्हीकल्स हैं। ये उन्होंने ऑफिशियली जारी किया है कि ये रिपोर्ट हमारा नुकसान हुआ है सारा मुजाहिरों के अंदर। और जो बड़ी एक उन्होंने अजीब सी बात बताई है, वो कहते हैं ये सारा कुछ जितना भी हुआ है ये 48 घंटे से कम टाइम के अंदर हुआ है, और स्पेसिफिकली उसमें से 8 घंटे कुछ इस तरह के इतने अहम थे कि जिसके अंदर ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया है। ये कहते हैं बड़े लंबे अरसे से प्लानिंग थी और ये पूरा प्लान बनाकर किया गया है। इसका मतलब लग रहा है कि ईरान पे जो पहला अटेम्प्ट है रजीम चेंज का वो नाकाम हो गया है। दूसरी साइड अस्करी आ रही है इस वजह से। अब देखिए ये क्योंकि प्लानिंग तो लंबी थी, पुरानी प्लानिंग थी और वो चाह रहे थे कि अंदर से रिवोल्ट हो जाए, लोग सड़कों के ऊपर आ जाएँ, आग लग जाए और उसके बाद बाहर से अटैक हो इज़राइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से और फिर इस रेजिम को तब्दील कर दिया जाए। तो लेकिन ज़ाहिर है फॉर्च्यूनेटली ये नहीं हो सका, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज़्यादा थे। अभी ईरानियन ने जो लोगों को गिरफ्तार किया उसके अंदर से मोसाद के लोग निकले हैं, उसके अंदर सीआईए के लोग निकले हैं और बड़ी दिलचस्प बात है वहाँ से इंडियन भी निकले हैं। और ये भी पता चला है कि चाबहार के अंदर जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस्तेमाल होता रहा है मोसाद के लिए और सीआईए के लिए। तो वहाँ इसीलिए आपको अगर याद हो तो ये जो चाबहार पोर्ट बना रहा था, इंडिया बना रहा था और इसके ऊपर अमेरिकन ने पाबंदी लगाई थी पहले अगर आपको याद हो। तो लगाई हम्म। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आप नहीं बना सकते और आप यहाँ से निकलें। फिर ये पाबंदी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठा ली गई थी। अब सवाल ये है कि अगर आपने पाबंदी लगाई थी तो आपने उठाई क्यों थी? उसकी वजह ये थी कि ये रॉ है और जो इंडिया है वो इस्तेमाल हो रहा था मोसाद के लिए और सीआईए के लिए और ये डोनाल्ड ट्रंप को इसका पता नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक छक्का लगा दिया वैसे कि जी निकले इंडिया वहां से हम्म। और ये क्यों वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन बाद में फिर उनको समझाया होगा मोसाद ने या इसराइल ने या फिर सीआईए ने समझाया होगा कि वहां पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है और अगर हम इन्हें वहां से निकाल देंगे तो उसके बाद हमारा ऑपरेशन रुक जाएगा। तो इसीलिए फिर ये सारा मामला किया गया और उसके बाद जो ही उनकी ईरान की गवर्नमेंट एक्टिव हुई और उसे ये पता चला कि यहाँ पे इंडियन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने उन्होंने डंडा दे दिया जिसको कहते हैं ना पंजाबी में। तो उसके बाद ये वहाँ हम्म। से भाग गए। उसके बाद इन्होंने चाबहार का जो मामला है, जो चैप्टर है उसको क्लोज़ करके ये वहाँ से इंडिया निकल गया क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि ईरान को पता चल चुका है कि जो हमारे ठिकाने हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारे दफ्तर हैं, वो मोसाद इस्तेमाल कर रही है, सीए इस्तेमाल कर रही है रिजीम चेंज के लिए। तो ये है सारी उसके उसकी बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बाहर के जासूस इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने ईरान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये मुसलमान नहीं थे, अगर मुसलमान होते तो ये कभी मस्जिदों पे अटैक ना करते और मस्जिदों पे अच्छा भी सर। ऐसी जगह पे अटैक किए जहाँ पे कुरान मजीद की आयत लिखी हुई हाँ। थी। हम्म। तो सर मुझे इस चैप्टर का आखिरी सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये है कि ईरान को पता क्यों नहीं चलता, इतनी बड़ी तादाद में गद्दार मौजूद है उनके अंदर। पिछली दफा उनकी पूरी टॉप क्यादत एलिमिनेट हो गई, इस दफा इतने बड़े मुजाहरे हो गए जो में 3,000 से ऊपर लोग मारे गए। ईरान इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? ईरान कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है अगर आप जाके देखो। लेकिन इसके बावजूद जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और दुनिया ने एका किया हो आपके खिलाफ तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होके रहता है। तो ये अमेरिकन्स जो है ना बड़े अरसे से ईरान के अंदर घुसे हुए हैं और जो इज़राइल है वो भी घुसा हुआ है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो इज़राइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इज़राइलीज़ की जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? ये बेसिकली ज्यूश थे जो ईरान के अंदर थे और ईरान से जब नकल मकानी करके वहां पे गए तो वो बाद में ईरान के जासूस बन गए। तो ये ईरानी जासूस जो इसराइल के अंदर हैं वो इनको इत्तला हम्म। देते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम इसराइल के बहुत सारे जासूस ईरान के अंदर मौजूद हैं और पूरी पूरी फैमिलीज हैं और उनका पता ही नहीं चलता अच्छा। कि ये यहाँ पे सेटल हैं तो ये कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है इनकी। तो वो उन्होंने भी आके ईरान की इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल तक पहुंचानी शुरू की हुई है। फिर अमेरिकन जो है वो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के जरिए वहाँ पे घुसे हुए हैं और वो वहाँ से इतलात और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो ज़ाहिर है उन तक पहुँचती है। जैसे कि आज़री हैं बहुत ज़्यादा, अज़रबैजान है, उसके बहुत सारे लोग यहाँ पे अज़रबैजान के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ईरान के पास है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। और ये दोनों जो हैं बिल्कुल इनका जो बॉर्डर है वो बड़ा कमज़ोर बॉर्डर है, वहाँ से इधर आते रहते हैं लोग, इधर से उधर जाते रहते हैं। रशिया के साथ ईरान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत सारे लोग रशियन बेस के अंदर ईरान के अंदर घुसे हुए हैं और वो बेसिकली या तो सीआईए के एजेंट है या फिर मोसाद के एजेंट है। तो वो हैं रशियन, उनके पास नेशनैलिटी रशियन है, लेकिन वो हैं काम किसी और के लिए कर रहे हैं।
जैसा सेंट्रल एशियन और मुल्क है जिनके साथ इनके बड़े ब्रादराना ताल्लुकात हैं, तो वो लोग जो है ना वो भी ईरान के अंदर आके ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे ताजरों की शक्ल में आते हैं, बिज़नेसमैनों की शक्ल में आते हैं और वो भी ये सारा जो मामला है वो मोसाद और सीआईए के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक है। बड़ी ट्रिकी हैं क्योंकि ईरान को हुँ, फ़ोकस हुँ। किया हुआ था बड़े अरसे से, तो ज़ाहिर है ईरान के अंदर कुछ ना कुछ करके इन्होंने रहना था और इसराइल ईरान को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी कीमत पे भी और मुझे लगता है नेतन्याहू जो आराम से बैठेगा, ये कुछ ना कुछ करके रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक सवाल आपसे ज़रा हट के पूछना है। मुझे बताइए क्या आपको डोनाल्ड ट्रम्प समझ में आता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है? जी, डोनाल्ड ट्रंप को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है। ये रेडनेक गोरा है और जो रेडनेक लोग होते हैं ना, ये बेसिकली बुली करते हैं, ये बुलीज़ होते हैं ये। तो एक हुँ, तो ये बुली उसकी आदत है, दूसरा बिज़नेसमैन है, ये बिज़नेस को समझता है, टैरिफ को समझता है कि टैरिफ लगाने का क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे, तो वो उसको बड़ा अच्छा स्मार्टली खेल रहा है। तीसरा ये है कि ये आर्ट ऑफ नेगोशिएशन जो है ना, उसका एक्सपर्ट है और इसकी जो किताब है, वो अगर आप इसको पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि डील मेकिंग जो है, इसकी आदत है। तो ये पहले डराता है हुँ, बंदे को, उसके बाद उसको मेज़ पे लेके आता है, जब मेज़ पे लेके आता है, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये मुआहदा करता है उसके साथ। तो ये यूरोप के साथ भी यही कर रहा है। यूरोप वालों को पहले ठीक डरा है। रहा है और जो-जो मुल्क डरता चला जा रहा है, उसको फिर ये टेबल पे ला रहा है और जब टेबल पे हुँ, आ हुँ। जाता है, तो उससे ये फ़ायदा उठाता है। तो ये ट्रम्प की पुरानी आदत है। ट्रम्प को अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पहले डराएगा, फिर समझाएगा, फिर अपने साथ मिलाएगा। ये इसकी आदत है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो चौधरी साहब, यही ट्रम्प की जो आदत है, इसने फिर एक मुझे पहले कोशिश की चाइना के हवाले से कुछ करने की, डराने की, लेकिन लगता है कि चाइना डरा नहीं। अब अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी तब्दील कर दी, जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी थी इनकी, ज़रा बताइएगा कि ये क्या डिटेल है? अब ये बेसिकली नई पॉलिसी बनाई उन्होंने कि चाइना पहले दुश्मन होता था। जो पुरानी अमेरिकन पॉलिसी थी, वो ये समझते थे कि चाइनीज़ हमारे दोस्त नहीं हैं, चाइनीज़ से डर के रहना चाहिए, चाइनीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक वक़्त था 1970 तक, 1971 तक के चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई सफ़ारती ताल्लुकात भी नहीं थे। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था जनरल याह्या खान के दौर में। और जनरल याह्या खान जो थे, वो उन्होंने चाइना को अमेरिका तक रसाई दी और अमेरिका को चाइना तक रसाई दी। और हेनरी किसिंजर जो थे, वो आए थे और बड़ा ये दौरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, जिसके अंदर हर चीज़ खुफ़िया रखी गई थी। और ये जो सफ़ारतकारी जनरल याह्या खान करते थे, हाथ से लिख के लेटर भेजते थे और वो लेटर टाइप भी नहीं होता था कि किसी को पता ना चल जाए। इस हद तक सीक्रेसी रखी गई, दुनिया को पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान दरमियान के अंदर है और चाइना और अमेरिका को एक टेबल पे बिठा रहा है। बहरहाल फिर ठीक है। ब ब बैठा पाकिस्तान और पाकिस्तान ने बिठाया इनको और वो 1971 के अंदर जो रिलेशन बना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला गया और इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि अब अमेरिका चाइना के डिपेंडेंट हैं। अगर चाइना की इंडस्ट्री बंद हो जाए या चाइना इंडस्ट्री अपनी रोक दे या अपनी एक्सपोर्ट्स रोक दे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा और उससे चाइना ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो चाइना जो है, हर मामले में आप ये समझें कि रिसीविंग एंड पे है। और अमेरिका जो है वो ख़ासा ज़ाहिर मसाइल का शिकार है। तो इसके बावजूद के बहुत ज़्यादा करीब ताल्लुकात होने के बावजूद, तजारती ताल्लुकात होने के बावजूद, $6 ट्रिलियन की कोई ट्रेड के होने के बावजूद भी, कभी भी अमेरिका ने चाइनीज़ को अपना दोस्त नहीं समझा। उन्होंने समझा कि अगर हमें कोई खतरा हो सकता है किसी मुल्क से, तो वो चाइना है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प एक साइड पे चाइना से टकरा रहे हैं, उसके ज़ाहिर है उन्होंने टैरिफ भी लगाया, चाइना को बुली भी कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने अपनी पॉलिसी भी तब्दील कर दी अमेरिका की ऑल टुगेदर। तो अब चाइना दुश्मन नहीं रहा। तो इसका हुँ, मतलब ये हुआ कि फिर एक दिखाने के दाँत कुछ और थे ट्रम्प के और खाने के दाँत कुछ और है। तो खाने के दाँत जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि चाइना को इतना लीवरेज क्यों दे रहा है अमेरिका? उसकी बुनियादी एक वजह ये है कि एक तो रशिया के साथ लड़ाई है इस वक़्त अमेरिका की। तो जब रशिया के साथ आप लड़ रहे हैं, जो सुपर पावर है वो भी, या पुरानी सुपर पावर है, या बड़ा ताकतवर मुल्क है, और उसके साथ-साथ अगर आप चाइना जो है, दूसरा ताकतवर मुल्क है, इमर्जिंग सुपर पावर है, उसको भी अगर आप अपने गेस कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ जाएँगे। तो फिर आपको कोई फ़ेवर नहीं दी जाएगी, फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाएँगे और अमेरिका को उसका नुकसान है। तीसरा जो ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प है, यूरोप को भी छेड़ रहा है इस वक़्त, तो उसने यूरोप को भी कॉर्नर कर दिया हुआ है। तो अब अगर आप हुँ, यूरोप को भी कॉर्नर कर देंगे, उसके साथ भी फटा करेंगे और साथ आप रशिया के साथ भी लड़ रहे होंगे, फिर चाइना के साथ भी लड़ रहे होंगे, तो क्या होगा? ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाएँगे। जब इकट्ठे होंगे, तो इसका अमेरिका को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चला गया है। तो उसने कहा ये हुँ, हुँ। तीनों में से एक को तो अपने साइड पे करे ना, तो उसने चाइना को अपने साथ मिला लिया, जो इस वक़्त बड़ी
पावर है, बहुत बड़ी पावर है, बड़ा ताकतवर मुल्क है। माशी तौर पे भी और दफ़ाई लिहाज से भी, ताकि ये जो क्लब ना कर सके अपने आप को रशिया के साथ और यूरोप के साथ। तो अब इसको अलग करके अब मेरा ख़्याल है वो फ़ोकस या तो यूरोप के ऊपर करेगा या फिर रशिया के ऊपर करेगा। रशियन से घबराता भी है डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये डेफ़िनेटली अब यूरोप को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। तो ये जो पॉलिसी ठीक है। शिफ्ट है, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक बड़ा जो दुश्मन है उसको अपने साथ मिला लें, या फिर मौका दें कि वो दूसरे दुश्मन के साथ ना मिले। तो ये उसकी पॉलिसी है, और इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई फ़ेवर देना चाह रहा है चाइना को। बस वो चाइना को थोड़ा-सा ठंडी हवा देना चाह रहा है, या सुख का साँस देना चाह रहा है, ताकि ये थे दुश्मनों के साथ ना मिले, क्योंकि 2 और जंगें उसने छेड़नी हैं, तो वो नहीं चाहता कि एक बड़ा बड़ा जो ताकतवर दुश्मन है, वो उन 2 दुश्मनों का हिस्सा बन जाए, उनके साथ शामिल हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, ये नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी पेपर है जो हर 4 साल बाद आता है। जी, इसमें इन्होंने बकायदा ये चीज लिख दी है, अनाउंस कर दिया है लिख कि दिया, चाइना अब हमारा अनाउंस कर नंबर 1 दुश्मन नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वो उसकी ठीक वजह है। यही है, उसकी वजह यही है कि ऑल टुगेदर उसने अपनी पॉलिसी बदली है, और बदली इसीलिए है कि चाइना जो है उसके साथ ना बिगाड़े, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया के साथ हमने बिगाड़ लिया हुआ है। ये था नाज़रीन हमारा स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने कोशिश की कि आज आपको वो बातें बताएं जो आम व्लॉग्स में आपकी इन्फॉर्मेशन में इस तरह से नहीं आती। और आपने जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ना है तो javed.cs.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।